तो इसका काट के उधर रख दो। नहीं, रख दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का है वो है नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल, बट फिजिकल कंट्रोल। फिजिकल कंट्रोल मतलब हो गया कि हम नेटवर्क सिक्योरिटी करेंगे यार। एक मतलब साइबर सिक्योरिटी में बोलते हैं कि एक पार्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी। तो नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए सबसे पहले हमें ये भी देखना है कि नॉट ओनली द लॉजिकल लॉजिकल मतलब है कि भाई कि हम सिर्फ रूल्स रेगुलेशन लगाने से नहीं काम चलेगा। हमें ये भी देखना है कि फिजिकल कंट्रोल का क्या है। जैसे अगर मान लो डिवाइस है, आपका सर्वर रूम है। सर सर्वर रूम में जो आपके डिवाइसेस रखे हैं, हाँ बोलो। वॉइस बार बार ब्रेक होने लगता है। अभी भी ब्रेक हो रहा है? नहीं, मेरी इधर से तो कुछ नहीं है, देख लो एक बार अगर ब्रेक हो रहा है दोबारा। हाँ अजय, आपके लिए भी ब्रेक हो रहा है? हेलो अजय। मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ सर। स्क्रीन ले लो। स्क्रीन शेयर करोगे? हम्म। एक सेकेंड। करो। कर दिया सर। कहाँ हुआ नहीं है स्क्रीन शेयर? विकास विकास दोनों प्रसाद ले लिया था ना? दोनों ना? मेरा हाँ वाला बोलो, स्क्रीन शेयर में क्या करना चाहते हो? देख लो। हाँ वही कल वाला जो मैं वो टॉपिक था ना सर। हाँ तो वो बताओ कल क्या हुआ। लैपटॉप मेरे पास डेस्कटॉप था, वो उसमें देखो कुछ तो हो नहीं रहा था। तो वही मैं और करके दिखाना चाह रहा था। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको सर। वो खोलेगा। आ गया। दिखाओ। वही दिखा रहा हूँ सर। ये देखो ना सर। ये हाँ ये 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 हाइड नहीं है। इनक्रिप्टन कॉन्टैक्ट इज सिक्योर डेटा, ये अनहाइड है। ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारा होम एडिशन, हाँ। तुम्हारे जो विंडो का एडिशन है वो होम होगा। एक काम तो करो, दिस पीसी की प्रॉपर्टीज पे जाओ। एक मिनट सर। जिस पीसी की ना। हाँ, दिस पीसी की प्रॉपर्टीज पे जाओ। हाँ होम ही है सर, वो तो आप ही ने दिया था ना सर। हाँ प्रॉपर्टी पे गया हूँ। यहाँ पे विंडो देखो, हाँ सर। होम लिखा है ना। हम्म। तो होम एडिशन पे ये पॉसिबल नहीं है। अब वर्चुअल करके यानी नहीं वीएमएल नहीं डाल नहीं के। सर, इसका इसका कोई तो तरीका होगा ना इसको वो होम से। इतने सारे अपडेट मैंने कर लिया इसको। तो प्रोफेशनल तो अब आना ही चाहिए ना सर। तो प्रोफेशनल डालो ना, प्रोफेशनल डालोगे तभी तो चलेगा, ये प्रोफेशनल थोड़ी है। पर की तो मेरे पास वो होम की है ना, प्रोफेशनल की थोड़ी है। की मेरी बायोस में है। अरे भाई, तरीका मैं बोल रहा हूँ ना। VMware में विंडो 10 डाल दो प्रो और कर लो प्रैक्टिकल। अब इस पे चाहिए ठीक है सर, वो तो मैं अब खर्चा करना पड़ेगा तीन। हाँ तो ऐसे क्या रखे। करना पड़ेगा? सर हाँ प्रोफेशनल की लेनी पड़ेगी 11 की। धीरे चला रहे। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, VMware में। अरे सर वो बीएमवेयर छोड़ो ना सर। अब मैं कोई बात नहीं, लग गया ना बस फिर। अब एक नंबर हो चलो गया। सर कोई बात नहीं, आप मेरे को बताओ, मैं बाकी मैं कर लूंगा। हमारा सिर्फ चाहिए कि उधर से धूप ले आए बस। अरे यार इससे ज्यादा हो तो फिर परचेज करो प्रो वाली, और क्या। हाँ गया। यही तक यहाँ तक दो ढाई 2500 रुपये का है। बस। कितने का? बस ठीक है। हो गया चलेगा चलेगा चलेगा। शीशा खाली लुकिंग मिरर हमारा देखना चाहिए। लुकिंग बस दिख अच्छा जाए। सर एक
बस हमें शीशा देखना है, मेरे बस दोनों चीजें मेरे को समझ में आ गई कि कैसे करना इधर है। भी करो यार। अब हाँ इधर हम कर दिए। आपका भी। आगे आपका भी। स्क्रीन हटा दो, फिर स्टॉप कर देता हूँ स्क्रीन फिर। हटाओ, बैठा लगा ले। ओ ये देखना, ये डबल कार्ड आगे तो क्या अपना में लगा लिया। छोटे भाई म्यूट रखो जरा अपने आप को। नहीं आपका राइट वाला देखना चाहिए ना, लुकिंग मिरर वाला पकड़िए तो हम वाला। देख लेंगे। तो मैं शेयर करता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो बात करा था वो मैं बात कर रहा था नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल यानी फिजिकल कंट्रोल। तो फिजिकल कंट्रोल में क्या क्या आता है और क्या चीजें पढ़ेंगे हम लोग, वो पहले समझते हैं। तो इसके अंदर में फिजिकल सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी अटैक्स कैसे होते हैं फिजिकली, वर्क प्लेस की कैसे सिक्योरिटी की जाती है, सिक्योरिटी के पॉलिसीज क्या हो सकते हैं, फिजिकल सिक्योरिटी पॉलिसी। फिजिकल सिक्योरिटी रिलेटेड हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली बात है फिजिकल सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है। ठीक है, जनरली ये क्या है कि जैसे फायरवॉल वगैरह जो हम लगाते हैं डिवाइसेस, या बहुत सारे और भी सिक्योरिटी के डिवाइसेस लगाते हैं, तो वो सब जो प्रोटेक्ट करते हैं ना, वो प्रोटेक्ट करते हैं लॉजिकली। लॉजिकली इन द सेंस कि मेरा डेटा कैसे मूव हो रहा है, क्या हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन मान लो एक लैपटॉप में आपने डेटा रखा, तो डेटा को सिक्योर करने के लिए आपने फायरवॉल, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि भाई जिस पीसी पे वो डेटा, कल को वो पीसी ही चोरी हो जाए, कल को वो लैपटॉप ही चोरी हो जाए, मोबाइल ही चोरी हो जाए, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिजिकल सिक्योरिटी लगानी, ताकि इस तरह का कोई डैमेज या कोई मॉडिफिकेशन ना कर पाए मेरे सीधे डिवाइस पे। तो मैं बोल सकता हूँ कि अपने एक डिवाइस की प्रॉपर फिजिकल सिक्योरिटी कैसे रखेंगे, वो रखना है। इस चैप्टर में मैं वही बताने वाला हूँ कि वो हम किस किस तरह से रखें। तो जाहिर बात है कि हम लॉजिकल तो रख ही लेते हैं, तो फिजिकल भी रखना हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना हम लॉजिकल में सिक्योरिटी में रखते हैं। तो फिजिकल सिक्योरिटी के अलग अलग तरह के अटैक वेक्टर्स हैं। एक होता है नेचुरल या एनवायरमेंटल, यानी जो एनवायरमेंटल है, जो अपने आप होता है, नेचुरल है, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है कि भाई इस टाइम पे ये अपने आप हो जाता है। जैसे कि बोल सकते हो फ्लड, बाढ़ आ गया कभी, कब बाढ़ आने वाला है किसी को तो पता रहता है नहीं। फायर्स, आग लग जाए कभी अचानक, अर्थक्वेक आ गया, लाइटनिंग हो गई, थंडर आ गया। ठीक है, फिर टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी घटना बढ़ना, ये सब चीजें होने लगी, ये सब नेचुरल चीजें हैं, जिसे हम एनवायरमेंटल थ्रेट्स। तो इनसे भी बचने का उपाय हमें रखना चाहिए पहले से। फिर दूसरे तरीके क्या होते हैं मैन मेड थ्रेड्स। मैन मेड थ्रेड में बहुत सारे आते हैं, डिवाइस की गुम हो जाना, डिवाइस को किसी ने डैमेज कर दिया, चोरी कर लिया, ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लिया मेरे सिस्टम को। तो ये सब डिफरेंट तरीके के हैं जो मैन मेड, यानी जो मैन खुद बना। तो इसमें आपके 5 तरह के कंट्रोल्स आते हैं अगर आपको फिजिकल सिक्योरिटी कंट्रोल में। तो सबसे पहला कंट्रोल बोलते हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। प्रिवेंटिव कंट्रोल का मतलब होता है ये ज्यादातर सिक्योरिटी वायलेशंस को रोकने का, यानी कि रोकने का काम करता है। ये ज्यादा करते हैं, देखते हैं कि भाई अच्छा है तुम्हारी सिक्योरिटी हो रही है, मैं उसे जाके रोक दूँ। तो इसमें क्या क्या आ सकते हैं, इसमें जैसे डोर लॉक लगा दो, डोर लॉक में लगा, अगर डोर का लॉक कर दिए तो कोई जाहिर बात है उसके अंदर जल्दी जा नहीं पाएगा, तो डोर को लॉक कर। किसी सिक्योरिटी गार्ड को बिठा दिया तो सिक्योरिटी गार्ड फिर रोकने का उसका काम करेगा, या इसी तरह का कुछ अलग अलग चीजें मेथड होंगी। तो वो हम कहलाते हैं प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मतलब जो प्रिवेंट करे, जो रोके। दूसरे तरह का जो फिजिकल सिक्योरिटी का वो होता है डिटेक्टिव। डिटेक्टिव में वो रोकता नहीं है, वो सिर्फ डिटेक्ट करता है, बताता है अच्छा देखो यहाँ हो रहा है, और उस चीज को क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता। ठीक है, यानी ये ज्यादा से ज्यादा चीजों को जैसे अगर डिटेक्ट, सिर्फ डिटेक्ट करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा, लेकिन कभी ये रोक नहीं पाएगा। ठीक है, जैसे कि लोग सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, सीसीटीवी कैमरे से क्या होता है, सिर्फ देख सकते हैं कि ठीक है वो कर रहा है, लेकिन कभी रोक, कोई जाकर सीसीटीवी जाकर रोक बोलेगा नहीं कि रुक जा। ठीक है, या मोशन डिटेक्टर या किसी तरह का अलार्म सिस्टम या कुछ इसी तरह का मेथड्स अगर हैं, तो वो सिर्फ डिटेक्टिव कंट्रोल। थर्ड जो आता है वो आता है डिटरेंट कंट्रोल। डिटरेंट कंट्रोल्स क्या होता है, एक जैसे कहीं कहीं पे आप देख रहे होगे, रोड पे जा रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, रोड पे जा रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, तो इन बिटवीन क्या होता है, कहीं ना कहीं पे एक मैसेज जनरेट होता है कि ये रोड क्लोज है। एक तरह का साइन बोर्ड लगा हुआ रहता है, चाहे इस दिशा में जानी है या
आपको इस तरफ नहीं जाना है, ये अनअथराइज्ड पर्सनल के लिए है। ऐसे हम क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के वार्निंग साइंस लगाते हैं। तो दैट वार्निंग साइंस जो लगी जाती है उन्हें कहते हैं, वो डिटेरेंट कंट्रोल के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है रिकवरी कंट्रोल। रिकवरी कंट्रोल में क्या होता है, इसमें ज्यादातर वैसी सिस्टम तैयार की जाती है कि कल को अगर मेरा सिस्टम खराब हो जाए तो मेरा कोई ऐसा बैकअप सिस्टम हो जहां से मैं वापस रिकवर कर सकूं, तो उसे हम कहेंगे रिकवरी कंट्रोल। जैसे बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान होती है, कोई बैकअप सिस्टम्स होते हैं, ये सब अगर रखे होगे तो उसे हम कहते हैं डिटरेंट कंट्रोल। लास्ट होता है कंपनसेटिंग कंट्रोल। इसका मतलब होता है ये जो है कहीं पूरी तरह से फेल हो गया अचानक, ठीक है, और ऐसा फेल हो कि इसका हम कोई रिकवर जल्दी ना कर सके, वो यूज के लायक ना रहे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक और सिस्टम ऐसा तैयार करना सेम एज इट, ताकि अगर एक जगह अगर कभी पूरी तरह नहीं हो जाए तो दूसरा इसकी जगह ले सके। जैसे हॉट साइट बोलते हैं, या बैकअप का कोई पावर सिस्टम। तो इस तरह से बैकअप मतलब एक बैकअप पूरा का पूरा तैयार है। यानी जैसे सपोज करो कि घरों में बिजली आ रही है, अचानक बिजली बोले कि भाई 2 दिन के लिए कोई, तो बैकअप सिस्टम तो कुछ तो होना चाहिए। तो लोग या तो जनरेटर या तो इन्वर्टर का यूज करते हैं, तो दीज आर द बैकअप सिस्टम। तो ये सब आते हैं कंपनसेटिंग कंट्रोल। तो ये 5 तरह के कंट्रोल्स होते हैं, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, डिटरेंट, रिकवरी एंड कंपनसेटिंग। इनमें क्लियर हो गया ये कि भाई क्या क्या कहलाता है। कौन सा कंट्रोल्स क्या है, ये क्लियर हो गया दोनों में। हेलो। हेलो। हेलो सर। क्या हुआ, आप कोई बोल नहीं रहा। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे विंडो में जब विंडो में एक आता है, डिस्क्रिप्शन आता है, जिसमें वो अगर उसमें पासवर्ड और यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया जाए, तो उसके बाद विंडो अगर कोई खोलना चाहे, दूसरी पर्सन अगर उसको उसका पासवर्ड नहीं पता, हमारा विंडो करप्ट हो गई, उसके बाद वो उसको खोलना चाहे, तो वो बूट सिक्योर कुछ आता है, एक ऑप्शन नहीं आता जिसमें वो सारी 15 डिजिट का वो सिक्योरिटी डालते हैं, उसके बाद वो खुलता है। क्या बोल रहे हो, थोड़ा आवाज कम आ रही है। विंडो का जो फीचर्स है एक, हम्म। जिसमें उसको एनेबल करते ही, विंडो 10 में 11 में भी, तो उसको इनेबल होते ही वो सारी पासवर्ड ये सारी चीजें लग जाती है। बूट सिक्योर अपने आप। कुछ ऐसा नाम होता है उसका, जो कि विंडो को सेफ अपने आप। रखता है। हाँ। अच्छा। को एनेबल मतलब करते ही वो पासवर्ड मांगता है, पासवर्ड डाल दो, उसके बाद से वो सारी चीजें वो अपने आप ही वो, जब अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाती है विंडो में, तो अगर दोबारा विंडो कोई डालना चाहे, तो बिना उस पासवर्ड के वो विंडो डल भी नहीं सकती, वो खुलेगा ही नहीं, हार्ड डिस्क। एक विंडो का पार्ट है ना सर, वो जिसमें जिसमें 14 डिजिट का पासवर्ड डलता है वो पूरा। बिट लॉकर। हाँ, बिट लॉकर, सॉरी, यस। बिट लॉकर सिक्योरिटी तो अलग चीज है। तो वो भी तो सिक्योरिटी का ही पार्ट है ना सर। अरे तो अभी यही प्रॉब्लम है आप लोगों में। अभी मैं बोलूंगा फिजिकल सिक्योरिटी बढ़ा रहा हूँ तो सब लॉजिकल में घुस गए। जब मैं लॉजिकल अच्छा, बढ़ाता हूँ तो लॉजिकल फिजिकल है, में। सॉरी 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 सॉरी। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। अभी मैं बोला ये चीज 5 चीज समझ में आया, तो कुछ और हाँ, चले गए। ये तो समझ में आया सर, ये भाई। लेकिन एक चीज है, ये हम्म। जो आपने जो वो बताया, ये ये 3rd नंबर वाला, हाँ। इसमें आपने बोला था कि इसका जो है आप कुछ गाड़ी वार्निंग का, मैसेजेस आते हैं। तो गाड़ी से क्या रिलेशन है इसका? मैं, वो तो एक क्या एग्जांपल आप दिया। एग्जाम्पल दे रहे थे? चलो ठीक है, एक ऑफिस है। एक ऑफिस में हम्म, बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं ना जहाँ पे जाना मना होता है।
हाँ हाँ। वहां लिखा क्या रहता है? ऑथराइज डू पर्सनल ओनली। नॉट रिस्ट्रिक्टेड हाँ, तो ये एरिया, जो डू नॉट। साइन सिंबल लगा रहे हो, ये वार्निंग साइन, यही तो कहलाता है डिटरेंट कंट्रोल। अच्छा अच्छा। रिकवरी में तो डेटा अगर हमने वो कर रखा है, बैकअप ले रखा है, तो वो हाँ बैकअप से वो अपने बैकअप हमने उसमें डाला, वो सारी चीजें रिकवर हो जाएगी, हाँ है ना सर? जैसे हाँ, यही है। मेल का भी बैकअप है, चाहे वो फाइल हो, डेटा उनका डेटा का बैकअप है, वो सब वापस आ जाएगा। हाँ, तो ये सब फिजिकल की बात बोल रहा हूँ मैं, लॉजिकल नहीं बोल रहा हूँ। जैसे हार्ड डिस्क में ही तो रखोगे डेटा। हम्म। तो इसको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रखेंगे ना सर, उसमें थोड़ी रखेंगे। हाँ, तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ही बोल रहा हूँ। हम्म। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में सारी डेटा हमने रख लिया, उसके बाद से जब भी जरूरत पड़ी तो हमने उसको उठा के उसमें पेस्ट कर दिया। रिकवर कर लिया। हाँ। गुड, तो ये 5 तरह के कंट्रोल समझ में आ गए। नेक्स्ट। और ये कम इसमें भी बैकअप लेते हैं, कंप्रेटिंग कंट्रोल, पांचवा। बैकअप नहीं लेते हैं, हम्म। जैसा नेटवर्क पूरा इसमें लिखा ना, एक्सप्लेन यूज द हैज साइट बैकअप पावर सिस्टम एंड अदर्स मीन्स। भाई मतलब समझो पहले, इन दोनों में फर्क क्या हम्म है। हम्म वहां पे क्या होता है, रिकवरी हम्म वाले में कोई भी हम्म चीज फेल होती है तो थोड़ी देर के लिए फेल होती है। हम्म ठीक है, फिर वो हम्म सिस्टम को ठीक करके वापस आप रिकवर कर सकते हो डेटा कहीं बैकअप से। हम्म कंपनसेटिंग में पूरी तरह फेल हो जाती है, यानी वो सिस्टम फिर अप नहीं होगा। सपोज करो जैसे बाढ़ आ गया, बाढ़ आ गया, आपके सारे कंप्यूटर वम्प्यूटर सब कुछ बह गए। हाँ सर। अब बताओ क्या करोगे? अब उसका डेटा वोटा कहाँ से लाओगे? ये बात तो सही है। तो उसके लिए क्या होता है, एक दूसरी साइट तैयार की जाती है, दूसरा लोकेशन। और पहले लोकेशन पे जो सारी चीजें होती है वही सारी चीजें दूसरे लोकेशन पे भी होती है। अब दोनों तरफ तो एक जगह एक साथ तो बाढ़ आएगी नहीं। सही बात है। ठीक है, तो अगर मान लो एक साइड किसी वजह से इस तरह से पूरी तरह डाउन भी हो जाए, हम्म तो दूसरा साइड तुरंत उसकी जगह ले लेता है। उसे कहते हैं कंपनसेटिंग। हम्म क्लियर हुआ अब? क्लियर हो गया सर। अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, लोकेशन क्या कंसिडरेशन, मतलब लोकेशन कौन सी होनी। तो लोकेशन में सबसे पहली बात आपकी एसेट की विजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए क्या क्या एसेट्स है, कहाँ पर है और किस तरह का है। नेबरिंग बिल्डिंग्स के ऊपर भी ध्यान देना कि नेबर जो रहेंगे वो मेरे फैमिलियरिटी हैं और कितने दोस्त हैं, कितने दुश्मन है, ये पता होने चाहिए। लोकल कंसिडरेशन मतलब लोकल का आसपास का इलाका भी देखा जाता है कि किस तरह का एरिया है। अब ऐसे एरिया में अगर आप ऑफिस खोलोगे जहाँ रेगुलर बेसिस चोरी होती है, तो पता चला कि आपका जो ऑफिस खोले हो उस ऑफिस में से सारा चीज वैसे ही गायब। फिर इम्पैक्ट ऑफ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स, अगर कल को कुछ घटना घट भी जाती है तो उस घटना को रिकवर करने के लिए कितना जल्दी टाइम पीरियड मिले, वो भी देखना पड़ता है। एंड जॉइंट टेनेंसी, मान लो अगर कोई चीज लिया आपने और कोई चीज ग्रुप में खोला है, मतलब पार्टनरशिप में खोला, तो दोनों पार्टनर्स भी में भी समझौता सही ढंग से होना है। ये सारी चीजें देखने के बाद हम एक लोकेशन कंसिडरेशन में ये सारी चीजें। दूसरा देखा जाता है कि साइट आर्किटेक्चर कैसा हो। तो साइट, अगर आर्किटेक्चर की बात करें, जैसे घर बनाते हैं लोग, तो घर बनाते हैं तो पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि क्या चीज कहाँ रहना चाहिए। उसी तरह से ऑफिस अगर आपको बनाना है, ऑफिस से रखना, ऑफिस अपने हिसाब से बनाना है, तो आपको उसका साइट का पूरा एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। और उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि भाई कैसे वर्क है। तो आइडेंटिफाई व्हाट आर द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सर्वर रूम या कोई स्टोरेज है उसका रूम अलग होना चाहिए, और कहाँ होना चाहिए ये भी ध्यान, कि बहुत बढ़िया जगह होनी चाहिए। और सेफ्टी मेजर्स आप क्या रखोगे ये भी ध्यान देना है।
इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए कि कल को आग हो जाए, जल्दी जल्दी लोग बाहर निकल सके। मेक प्लान्स टू मैनेज एनवायरमेंटल हजार्ड, कभी अगर नेचुरल अगर कुछ आता है उस केस में क्या कैसे बच सकते हैं। पूरे मैनेज सिस्टम्स के लिए आप किसी को एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनाओगे, चाहे वो एक, अगर एरिया अलग अलग है तो अलग अलग एरिया वाइज रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनाओ। नहीं अगर रेस्पॉन्सिबल पर्सन बनाओगे तो सब बोलेंगे मेरा काम नहीं है, मेरा काम नहीं है। पता चला कुछ नहीं है। फिर सबको कैसे बचा जाए, किस तरह से अगर कुछ होता है घटना तो उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी पता होनी चाहिए। प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम्स भी होना चाहिए, सीवर का, मेन होल का, हर एक चीज का। कीप पार्किंग अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, बिल्डिंग से दूर थोड़ा सा हमारा पार्किंग वगैरह होना चाहिए। ये सारी चीजें देखी जाती है एक साइट के बेस। तीसरा आता है फायर फाइटिंग। अगर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की बात करें तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट क्या क्या लगेगा। तो ये दो तरह के होते हैं फायर फाइटिंग सिस्टम, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एक्टिव मतलब जो तुरंत तैयार होता है, जैसे हम फायर डिटेक्शन के लिए क्या लगाते हैं, स्मोक वाला, फ्लेम वाला या हीट डिटेक्टर लगाए जाते हैं। दिस इज, इसको बोलते हैं एक्टिव, ये तुरंत काम करता है। आपका स्मोक डिटेक्टर लगा है, किसी ने मान लो एक सिगरेट पिया या कुछ पिया, धुआं आ गया, तुरंत बोल दिया। फायर सेपरेशन होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर तुम्हारे इसमें पूरे लगे रहते हैं हर ऑफिस में। स्टैंड पाइप होती है, स्प्रिंकलर सिस्टम्स होते हैं, ये सब डिफरेंट तरह के सिस्टम्स होते हैं। जबकि पैसिव में क्या होता है, पैसिव में तुरंत तैयार नहीं होता। पैसिव मतलब हो गया यूज ऑफ फायर रेसिस्टेंट, यानी अगर आग लगे तो भैया क्या करें वो चीज वाली बात हो जाती है। फिर कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी सारे बिल्डिंग को कंपार्टमेंट वाइज डिवाइड करो कि कौन से कंपार्टमेंट में आग जल्दी फैलेगी, कौन से में नहीं फैलेगी, ये भी ध्यान देना है। इमरजेंसी एग्जिट्स जो हो गए ये पैसिव हो गया। इनफ्लेमेबल सोर्सेज को मिनिमाइज करो, यानी इनफ्लेमेबल सोर्सेज मतलब कहीं पे अगर पेट्रोल रखा हो या कैरोसिन रखी है उस जगह को इग्नोर थोड़ा सा होना चाहिए। फायर फाइटिंग का सिस्टम पूरा होना चाहिए, इमरजेंसी प्रोसीजर होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात सबको एजुकेट होना चाहिए कि इसीलिए इसके लिए बोला जाता है रेगुलर बेस पे कंपनी में मॉक ड्रिल कराना। अब अगर यहाँ पे कुछ फायर की क्लास डिवीजन की गई है ABCD के, इससे ऊपर दिया है फायर के सोर्स क्या है और उस सोर्स को आप खत्म कैसे करें। जैसे एग्जांपल है, अगर कोई सॉलिड पार्ट जल रहा है यानी आग लग गई है तो आप पानी का, फोम का, ड्राई केमिकल या वेट केमिकल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई फ्लेमेबल लिक्विड या गैस है, गैस और लिक्विड में कभी पानी से नहीं होता वो खत्म, उसके लिए आपको फोम या ड्राई क्लीनिंग का, ड्राई केमिकल या क्लीन एजेंट्स का उपयोग करना पड़ेगा। अगर बिजली की चीजों में कहीं पे आग लगती है तो पानी नहीं डाल सकते हो, उस केस में क्या डालना है, ड्राई केमिकल या बोल सकते हो क्लीन एजेंट्स एंड SO2। तो इस तरह से ये चार्ट बनाकर दिया हुआ है, आप चार्ट से आराम से पता कर लोगे कि कौन सा पार्ट किसमें, यानी क्या चीज कौन किस तरह की आग लगेगी तो क्या चीजों से हम उसे बुझा सकते। इसके अलावा होता है फिजिकल आपके रहते हैं जिसे हम बोलते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब होता है यानी फिजिकली कुछ फेंस जैसा लगा दे ताकि लोग उसको पार ना कर सके। तो फिजिकल बैरियर क्या करता है, अनऑथराइज्ड पीपल को बिल्डिंग में घुसने से रोकता है। जैसे आप देखोगे कि मूवीज वूवीज में भी दिखाते हैं तो पुलिस वाले डंडे जब चलाते हैं तो एक साथ में रेलिंग लगा देते हैं। वो रेलिंग से क्या होता है ताकि कोई उसके पार ना जा पाए, एक बैरियर टाइप। तो बैरियर बहुत तरह के हो सकते हैं, इस तरह के फेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फेंस बोलो, मेटल व रेल्स होता है कुछ भी। दूसरा ये बोलार्ड्स होते हैं, बोलार्ड्स एक तरह का होता है ताकि गाड़ी अगर कोई पार ना हो पाए। तीसरा ये टंगस्टन्स होती है, इससे आदमी आराम से पार हो सकता है। इसके अलावा अदर फिजिकल बैरियर्स भी लगाते हैं जैसे डोर, विंडो, ग्रिल, ग्लास, कर्टेन्स, ये सब बैरियर्स के टाइप। ठीक है। थर्ड एंड इन नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, ये सब सिक्योरिटी तो लगा है, इसके अलावा आप एक सिक्योरिटी लगा सकते हो, सिक्योरिटी पर्सनल। पर्सनल का मतलब क्या, कोई सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिया या सेफ्टी ऑफिसर की तरह कुछ बिठा दिया, यानी एक किसी आदमी को
उस पोजीशन के लायक जो एलिजिबल है उसको आपने एज ए गार्ड अपने पास रख लिया, उसे हम कहेंगे सिक्योरिटी पर्सनल। लेकिन सिक्योरिटी पर्सनल का सबसे बड़ी बात है कि ये 6 चीजें उसको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? एक तो फिजिकल सिक्योरिटी की पॉलिसी या प्रोसीजर क्या है, अगर कभी इमरजेंसी सिचुएशन हुआ तो कैसे हैंडल करोगे, पेट्रोलिंग का प्रोसीजर क्या है, अगर कोई फर्स्ट एड या मेडिकल असिस्टेंस चाहिए तो सिक्योरिटी पर्सनल हेल्प करेगा, अगर फायर से बचना है, फायर प्रिवेंशन, तो सिक्योरिटी करेगा, ट्रेसपासर्स या क्राउड को मैनेज करने के लिए सिक्योरिटी पर्सनल। इसके अलावा आता है फिजिकल लॉक्स। लॉक्स मतलब है कि अगर दरवाजा बंद करते हैं तो लोग दरवाजे में बहुत अलग अलग तरह के लॉक्स भी लगाते हैं ताकि कल को कोई दरवाजा खोल ना सके। तो पुराने जमाने में जैसे बोलेंगे कि मैकेनिकल लॉक्स आते थे जिसमें टम्बलर्स या बोलोगे एक तरह का चाबी और ताला लगाने का काम बड़ा इजीली हो सकता था, लीवर की तरह होता था। दूसरा आते हैं डिजिटल लॉक्स, जैसे आजकल के लॉक्स है डिजिटल वाले, कि आप फिंगरप्रिंट या स्मार्ट कार्ड या कोई पिन नंबर से आप यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल वगैरह में फिंगरप्रिंट आ गए हैं, फेस प्रिंट आ गए हैं, ये सब सारे होते हैं डिजिटल लॉक्स। कॉम्बिनेशन लॉक्स जिसमें आपके नंबर से कंबाइन करके आप कोई भी लॉक डिजाइन करते हैं, जैसे लोग गाड़ियों में यूज करते हैं हेलमेट बांधने के लिए जो यूज, वो भी एक तरह का डिजिटल लॉक ही होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक्स, तो जैसे यहाँ पे दिखाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक्स दरवाजे वगैरह पे लगाई जाती है, हर कंपनी में लगभग मैक्सिमम चीजों में ये यूज होती है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉक्स। तो अभी तक में कोई क्वेश्चन? नहीं है क्वेश्चन? ठीक है। कोई नहीं है। नेक्स्ट है कंसेल्ड वेपन डिटेक्शन डिवाइसेस। जैसे आप लोग मेट्रो वगैरह में जाते होंगे तो आपको बड़ा इजीली ये पता चलता है, कहीं पे भी या रेलवे स्टेशन पे भी जाते हो तो ये सब आपको दिखते हैं कि आप हाँ इसमें सर। सामान डालते हो एक्सरे मशीन की तरह या वॉक थ्रू मेटल डिटेक्टर्स होते हैं। हम मॉल्स वगैरह में भी जाते हो तो भी आप देखते हो कि बंदों के पास इस तरह के डिवाइसेस होते हैं, मेटल डिटेक्टर्स, जो टेक चेक करते हैं आपको कि आप कोई वैसा सामान तो नहीं लेके जा रहे हो। फिर आता है मैन ट्रैप। मैन ट्रैप एक तरह का सिक्योरिटी सिस्टम है। इस सिक्योरिटी सिस्टम में क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में घुसने के लिए 2 दरवाजे होते हाँ ना। हैं। तो पहला दरवाजा आ, खुलेगा, वो पहला ऑथेंटिकेशन मांगता है। मान लो पहले दरवाजे पे जब आप करते हो कि आपके पास पिन है और आपने किसी का पिन जान लिया, तो आप पिन जैसे ही एंटर करोगे वो खुल जाएगा और आप अंदर चले जाओगे। लेकिन अब उस आपके पीछे भी एक दरवाजा होगा और आपके फ्रंट में भी एक दरवाजा होगा और आप बीच में। अब अगर आपको लगा कि ये तो एक ही लॉक है, एक ही लॉक का पिन आप और घुस गए, अब सेकेंड लॉक कैसे खोलो? और सेकेंड लॉक पे सपोज करो फिंगरप्रिंट है, तब तो आप किसी भी कीमत पे खोल नहीं पाओगे और इस कारण से कोई भी सिक्योरिटी पर्सनल आपको इजीली पकड़ सकते। तो इसे कहते हैं हम मैन ट्रैप। तो मैन ट्रैप क्या होता है? किसी भी कॉम्प्लेक्स में घुसने से पहले 2 दरवाजे होते हैं। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट, बहुत सारे वार्निंग साइंस मिलते हैं जहां पर बोला जाता है कि भाई कि ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, ऑथराइज्ड पर्सनल ओनली लिखा रहता है, जहां पर आप जा नहीं सकते। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के आपके साइंस में मिलते हैं जिन्हें हम वार्निंग साइंस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आपका होता है अलार्म सिस्टम। आप अलार्म सिस्टम का यूज कर सकते हो। आ, तो यहाँ पर क्या होता है कि हर जगह पे मैक्सिमम जगह पे देखा है कि कोई सीसीटीवी के थ्रू देख रहा है और अगर उसे किसी को बताना है, वो जस्ट एक अलार्म सिस्टम दबाकर वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन तक रिपोर्ट पहुंचा सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलार्म सिस्टम। नेक्स्ट, वीडियो सर्विलेंस करने के लिए आपके पास सीसीटीवी वगैरह का यूज होता है जिसे हम बोलते हैं वीडियो सर्विलेंस। सीसीटीवी के थ्रू आप किसी को रोक नहीं सकते हो, लेकिन कम से कम आप उसकी
सारी चीजें रिकॉर्ड कर सकते हो कि किसने कैसे थ्रू किया, कहाँ पर है। नेक्स्ट सबसे बड़ा सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है लाइटनिंग सिस्टम। लाइटनिंग सिस्टम मतलब क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे कि कोई घर, एक घर है जो अंधेरे में है, मतलब जिसमें लाइट नहीं है, और एक घर है जो जिसमें लाइट पूरा जगमगा रहा है। तो अगर किसी को चोर को चोरी भी करना होगा तो वो कहाँ जाएगा, वो कभी लाइट वाले घर में नहीं जाएगा, वो ज्यादातर क्या होता है जहाँ लाइट नहीं होती वहां पर ज्यादा। तो लाइटनिंग सिस्टम भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके प्रोटेक्शन। नेक्स्ट ऑन द मोस्ट इज योर पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पावर जितने भी डिवाइसेस या जो भी काम करते हैं मैक्सिमम, अगर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं तो दैट मीन्स इट इज वर्क ऑन द पावर। पावर पता होना चाहिए, पावर सप्लाई। अब ये पावर सप्लाई के लिए यूपीएस सिस्टम अलग अलग है। एक आता है स्टैंड बाय लाइन इंटरेक्टिव, स्टैंड बाय ऑनलाइन, या ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑपरेटिंग मतलब पावर यूपीएस सिस्टम है। स्टैंड बाय सबसे ज्यादा यूज होने वाला पर्सनल कंप्यूटर में वाला हमारा जो है वो है स्टैंड बाय है। लाइन इंटरेक्टिव ज्यादातर स्मॉल बिजनेसेस, वेब या डिपार्टमेंटल स्टोर्स वगैरह में लाइन इंटरेक्टिव का पावर सप्लाई का यूज किया जाता है। स्टैंड बाय ऑनलाइन हाइब्रिड कहलाता है, ये हाइब्रिड मोड में रहता है, मतलब ये एक तरह का स्टैंड बाय मोड में भी है कि कल को अगर लाइट आती है तो इसको ऑन करते ही तुरंत, ये एक तरह का जनरेटर सिस्टम भी होता है, और आपका ऑनलाइन भी होता है, लाइन इंटरेक्टिव भी होता है। उसी तरह से स्टैंड बाय का फेरो है, जो अभी आजकल तो ये कॉम्बिनेशन नहीं है, या इस कॉम्बिनेशन का भी हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, स्टैंड बाय फेरो सिस्टम का। ठीक है, लेकिन इसका यूज ज्यादातर किया जाता था जब कोई मॉडर्न कंप्यूटर्स की पावर सप्लाई अगर लोड के लिए यूज की जाती थी, तो पहले क्या होता था, एक बार में सब कुछ चेंज भी हुआ, तो फिर उन्होंने लोड करने के लिए स्टैंड बाई फेरो का मोड का स्टार्ट किया। नेक्स्ट इज डबल कन्वर्जन ऑनलाइन। ये ज्यादातर एनवायरमेंटल वैसे जगह पे यूज होती है जहाँ पर बोल सकते हैं कि आइसोलेशन सिस्टम होती है, यानी जहाँ पर है कि भाई कि आपको मेन वर्क तो हो ही रहा है, मेन वर्क तो हो ही रहा है, लेकिन ये स्टैंड बाई मोड में खड़ा रहता है जब तक कि प्राइमरी चल रहा होता है, तब ये स्टार्ट करता है, तो इसे हम बोलते हैं डबल कन्वर्जन। उसी तरह से डेल्टा कन्वर्जन ऑनलाइन होता है, ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी में भी यूज होती है और आइसोलेशन जगह पर भी यूज। नेक्स्ट हमें ये देखना पड़ता है साथ में कि रिसेप्शन एरिया भी कैसा हो। जो रिसेप्शन एरिया है वो स्पेसियस होना चाहिए, और वहां पर ताकि कोई भी विजिटर आ रहा हो, ये चीज हो रहा है, तो पूरी तरह से देख सके। ठीक है, और ताकि उनके पूरी बिहेवियर वगैरह सब कुछ नजर आए, इसीलिए विजिटर प्लेस थोड़ा सा स्पेसियस वगैरह होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है रिसेप्शन पे, जैसे अगर आपने कोई कंप्यूटर रख रखा है या लैपटॉप रख रखा है, तो उसका स्क्रीन सिर्फ नहीं नीचे ही दिखना चाहिए, ऐसे मोड में रहना चाहिए कि दूसरों को उसका स्क्रीन ना दिखे। और रिसेप्शन डेस्क पे अगर कभी अगर कोई इधर उधर जाना भी पड़े, तो उसके डेस्क वगैरह उसकी चीजों को प्रॉपरली लॉक्ड होना चाहिए। ये रिसेप्शन एरिया के लिए आपको देखना है, रिसेप्शन एरिया में ये सारी चीजें फॉलो हो। इसके अलावा जैसे हम मेन तो चल ही रहा है, लेकिन अगर हम देखना चाहते हैं कि जो सर्वर है या बैकअप डिवाइस की सिक्योरिटी, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने मेन सर्वर का तो ध्यान दे दिया, पता चला उसकी कॉपी तो आपके बैकअप में जा रही है, कल को बैकअप वाला फिजिकली कोई एक्सेस कर ले तो उसके पास वो डेटा पहुंच जाएगी। तो उस केस में क्या करते हैं कि भाई कि इन सब चीजों के लिए एक सेपरेट रूम और प्रॉपर बोल सकते हो एक्सेस कंट्रोल का सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि भाई पता चले।
और सर्वर रूम और बैकअप डिवाइस जो भी हो गया वो हमेशा वीडियो सर्विलेंस के अंदर होनी चाहिए, वहाँ सीसीटीवी की पूरी सुविधा होनी चाहिए और रेगुलर बेस पे चेक कर। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल एसेट्स या रिमूवेबल डिवाइस। तो बहुत सारे जगहों पर हमारा रिमूवेबल डिवाइस का यूज किया जाता है, जैसे बोलोगे डीवीडी का, यूएसबी पेन ड्राइव का, एसडी कार्ड आजकल है, मोबाइल फोन्स, कैमराज में लगते हैं, यहाँ तक कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव्स। तो कुछ रिमूवेबल डिवाइस की सिक्योरिटी का भी हमें पूरा का पूरा ध्यान रखना, इसके लिए भी रिलेटेड हम पॉलिसीज अप्लाई करें। सिक्योरिंग, नेक्स्ट पार्ट है तुम्हारा सिक्योरिंग नेटवर्क केबल्स। अब लोगों ने डिवाइसेस वगैरह सब कुछ कर दिया, लेकिन केबल ही नहीं काम कर, जो केबल लिंक बना रखा है, पता चलता है वो केबल नहीं है तो तुम्हारी सर्वर कभी एक सर्वर का एक्सेस किसी को मिलेगा ही नहीं। तो केबलिंग वगैरह का पार्ट भी जो भी होना चाहिए एकदम प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर होने से ये है कि अगर केबलिंग में कहीं गड़बड़ हो गई तो तुम्हारा डेटा तो लॉस तो होना ही होना है। तो केबलिंग कहाँ करनी चाहिए वो भी तो ध्यान देना है। जैसे ज्यादातर केबलिंग में कंड्यूट लगा होना चाहिए। कंड्यूट एक तरह का क्या होता है, एक तरह का ऊपर से अलग से कवर उसको दिया जाता है, उस कवर के अंदर से आपका जितने भी केबल्स है उस कंड्यूट के अंदर से जाते हैं। इससे क्या है, एक सिक्योरिटी लेवल क्या बढ़ गई, ज्यादा जैसे मान लो अब वायर्स को तो कहीं अंदर अंदर से भी लेकर जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि हो सकता है चूहे वगैरह काट दे, तो उससे बचने के लिए कंड्यूट्स को भी लगाया जाता है। ठीक है, और हर एक केबल की एक्सेस आपको प्रॉपर होना चाहिए, और जितने भी केबल जहां भी लगा हो, कौन सा पोर्ट है वो प्रॉपर लेबलिंग भी होना चाहिए। ठीक है, फिर अपने मोबाइल डिवाइस, जो पोर्टेबल मोबाइल डिवाइसेस है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे वो आपका आईपैड हो, चाहे टैबलेट हो, इन सबकी भी सुरक्षा आपको रखने की पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ताकि वो कोई चोरी ना कर सके। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, सबसे पहली बात, हार्ड ड्राइव में जितने भी चीजें हैं सबको एनक्रिप्ट करके रखो उसमें, जो आपके मोबाइल या पोर्टेबल डिवाइसेस में जो यूज हो। इसके अलावा आप एंटी थेफ्ट सॉफ्टवेयर का भी इंस्टॉल कर सकते हो, ताकि अगर कल को चोरी हो जाए तो आप उस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको एक्सेस कर सको, उस डिवाइस का लोकेशन जान सको। डिवाइस ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो, यहाँ तक कि रिमोट वाइप फीचर का यूज कर सकते हो। एक रिमोट वाइप फीचर ले लो, कल को अगर चोरी हो जाता है तो आप अपने डेटा को डिलीट कर सको। ठीक है, अपने डिवाइस को किसी थर्ड पार्टी को देना नहीं चाहिए, या उनको नहीं देना चाहिए जिनको आप कभी जानते नहीं, और ना ही अनअटेंडेड छोड़ के रखना पब्लिक प्लेस में। ठीक।
ओके, ठीक है। फिर आता है आपका सिक्योरिंग पोर्टेबल मोबाइल डिवाइस, ये भी बता दिया। तो अभी तक में कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट करते हैं। फिजिकल सिक्योरिटी में आपको ये भी देखना है कि इसकी सिक्योरिटी पॉलिसी है, यानी इसका डिजाइन कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहला ये देखना है कि भाई कि क्या बिल्डिंग की प्रोटेक्शन रिव्यू हो रही है रेगुलरली, समझ रहे हो कि भाई जो मेरा सिक्योरिटी लगा है, या जो मेरे वर्कर्स काम कर रहे हैं, या मेरा जो गाइडलाइंस है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब भी देखा जाए। फिर एक कोई प्रोसेस है ताकि कोई आउटसाइडर्स यानी विजिटर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स या वेंडर्स को आइडेंटिफाई किया जा सके, या कोई लाइटिंग सिस्टम जहां पर होनी चाहिए वो लाइटिंग सिस्टम है या नहीं है, ठीक है। एंट्री पॉइंट्स को प्रॉपरली ब्लॉक किया हुआ है या नहीं है, या जितने भी बैज है, लॉक्स है, कीज है, ऑथेंटिकेशन कंट्रोल है, उन सब की ऑडिटिंग ऑडिटिंग रेगुलर होनी चाहिए, ठीक है। कि वीडियो सर्विलेंस, मान लो सीसीटीवी कैमरा बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन लगाने के बाद ये नहीं देखते कि भाई कि वो वर्किंग है कि नहीं, वर्किंग नहीं भी हो, लोग फिर भी लोग लगाकर बैठे हुए हैं। तो ये सब ऑडिटिंग सिस्टम भी होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर ऑडिटिंग सिस्टम। इसके बाद आपका हीटिंग हो गई, वेंटिलेशन हो गया, एयर कंडीशनिंग हो गई, ये सारा कुछ देखा जाता है। एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन, हीटिंग इसलिए देखी जाती है क्योंकि जहां पर भी आपके डिवाइसेस वगैरह होंगे, वो डिवाइसेस वगैरह प्रॉपरली अगर बोला जाए तो प्रॉपरली बोला जाए मतलब है कि कंटिन्यूअस वहां पे सप्लाई होनी चाहिए। प्लस आपको ये है कि जैसे क्या होता है कि कहीं पे अगर हीट ज्यादा होती है, या हम ही लोग को देख लो कि अभी अगर गर्मी ज्यादा होने लगे तो लोग काम नहीं कर पाते। तो जब हम नहीं काम कर पाते तो मशीनें कैसे काम करेंगी? तो मशीनों के लिए जो वेंटिलेशन का, एयर कंडीशनिंग का पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, और ये सारा कुछ देखना हमारा काम है, और यही पॉलिसीज को देखना पड़ेगा, और साथ में रिव्यू भी करना है। फिर नेक्स्ट है ईएमआई शील्डिंग। ईएमआई शील्डिंग होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है कि कहीं पर भी अगर मान लो कोई मानते हैं कि एक सिग्नल जा रही है, और अगर सिग्नल जा रही है तो सिग्नल को क्या करते हैं, दूसरा कोई उस सिग्नल को अफेक्ट करता है, या दूसरा कोई उस सिग्नल्स को देख, जैसे अगर आप देखोगे, आप टीवी के सामने मोबाइल रखो, तो अगर मोबाइल पे कोई फोन आता है तो वो उसका वाइब्रेशन आपके टीवी के ऊपर भी होता है। तो हर जगह पे कहीं ना कोई एक सिग्नल दूसरे सिग्नल को काटता है। तो जब कोई भी दो सिग्नल आपस में टकराते हैं तो दोनों में से कोई एक डिवाइस के खराब होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये हर एक चीज में देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने डिवाइस ऐसी जगह रखा कि एक दूसरे की सिग्नल्स को ब्लॉक कर रहा है, या एक दूसरे की सिग्नल को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो उससे क्या हो सकता है कि आपका कोई ना कोई एक सामान खराब होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे कि दिखाया है कि अगर ज्यादा डिस्टरबेंस होता है तो आपका सैकी मॉनिटर्स होता है, मॉनिटर की स्क्रीन हिलने लग जाती है, हो सकता है सिस्टम फेलियर हो जाए, या कभी अचानक शटडाउन हो गया। तो अगर ऐसे ही होने लगा, तो इससे बचने के लिए ईएमआई शील्डिंग की जरूरत है, ताकि किसी सिग्नल का दूसरे सिग्नल पे असर ना पड़े। तो उसकी प्रोटेक्शन को अभी देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये भी देखना पड़ेगा हॉट एंड कोल्ड आइल। हॉट एंड कोल्ड आइल्स का मतलब होता है बहुत जगहों पर ऐसा इक्विपमेंट होते हैं, नेटवर्क इक्विपमेंट्स की बहुत ज्यादा हीट हो गया, तो वहां पर पूरी कूलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रॉपर ढंग से एयर कंडीशनर का कौन सा आउटपुट डक्ट होता है, कौन सा इनपुट होता है, ये पूरा ध्यान रखकर लगाना, ठीक है। और ये भी देखना पड़ेगा कि उस जगह की ह्यूमिडिटी कम है या ज्यादा है, या हीट तो नहीं हो रहा है ज्यादा, या हार्डवेयर की परफॉर्मेंस तो नहीं खराब हो रही है। तो ये सारा कुछ आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब फिजिकल सिक्योरिटी की कुछ चेकलिस्ट है जिसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहला क्या होता है, इंश्योर करो कि जो एक्सेस कंट्रोल मेथड है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोके, पहला।
दूसरा बोल रहा है कि एंश्योर करो कि जो भी सेंसिटिव एरियाज हैं उसकी प्रॉपर लाइटनिंग हो। लाइटनिंग मतलब अगर लाइट्स वगैरह भी बहुत ज्यादा तो लोग जल्दी उतना इफेक्ट उस पर नहीं करते। तीसरा अगर बोले एंश्योर करो कि अलार्म सिस्टम जो इंस्टॉल्ड है, चाहे वो फायर, स्मोक, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इस तरह के, वो प्रॉपर वर्किंग में हो। चौथा आप करो एंश्योर करो कि जो डोर लॉक सिस्टम है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड हो और वर्किंग प्रॉपर हो। पांचवा आप क्या बोलते हैं, एंश्योर करो कि जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स हायर हो रहे हैं उसकी भी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि कल को हो तो हमें धोखा ना दे दे। एंश्योर करो द सिक्योरिटी प्रॉपरली ट्रेन, मतलब जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल को रखते हो वो प्रॉपर ट्रेनिंग वाला बंदा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फिजिकल सिक्योरिटी। अब फिजिकल सिक्योरिटी में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कुछ क्वेश्चन अगर पूछते हैं। ये फिजिकल सिक्योरिटी में और कुछ क्या देखना है?